बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? वो है एडजस्टमेंट एंट्रीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडजस्टमेंट एंट्रीज हम सीखेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होते हैं, पहले इसको हम डिफ़ाइन करते हैं और फिर प्रैक्टिकली इसके क्वेश्चन जो हैं करेंगे। अच्छा, एडजस्टमेंट एंट्री जब हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस हमारा बन जाता है और वहाँ से हमें डेबिट और क्रेडिट के रिज़ल्ट भी एक्यूरेट मिल जाते हैं, तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसका पास करना बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में उसको पास करना ज़रूरी होता है। ये ऐसी एंट्रियाँ होती हैं जिसका ताल्लुक़ उस कंसर्न पीरियड से होता है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हमने नहीं की होती, या इस तरह के कि उसकी एडजस्टमेंट हमने नहीं की होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटे सा मिसाल आपको दूँ। जुलाई का महीना चल रहा है, या जुलाई भी छोड़ दे, सितंबर का महीना चल रहा है और आपने एक घर किराया पे लिया, तो आपने मालिक के मकान को पूरे 1 साल का किराया दिया। सही है, ये सितंबर 2021 फॉर एग्ज़ाम्पल चल रहा है और रियल तो अभी जून चल रहा है, लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि सितंबर 2021 अगर चल रहा हो और आपने पूरे साल का किराया दे दिया और 2021 जब ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने तो पूरे 1 साल का वो किराया दिया था, लेकिन इस साल का किराया कितना बनता है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 4 महीनों के लिए ये किराया बनता है। 4 महीनों का किराया जो है उसका ताल्लुक़ सिर्फ इस साल से है और बकिया 8 महीनों का किराया का ताल्लुक़ वो अगले साल से। तो ये किस्म की एडजस्टमेंट इसकी ज़रूरत होती है। अभी कितने एडजस्टमेंट होती हैं, ये इसकी लिस्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। हमारे पास एडजस्टमेंट जो है, नंबर 1 एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम है, अन इनकम है, एंडिंग इन्वेंट्री है, डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट है, अलाउंस फॉर बैड डेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा और फिर इसकी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन में जो है इसका सलूशन देखेंगे। अच्छा, पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एक्सपेंस पेएबल भी कहते हैं, दूसरा नाम, और इसका तीसरा नाम एक्रूवल भी है। सही है, ये नाम अपने साथ नोट कर ले कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को एक्सपेंस पेएबल भी कहते हैं और इसको एक्रूवल भी कहते हैं। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं, यानी खर्चा हुआ होता है लेकिन उसकी अदायगी अभी बाकी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मज़दूर आपके साथ, एक तनख्वाहदार बंदा आपके साथ काम कर रहा है, सैलरी ले रहा है, उसने काम किया है लेकिन उसने आपने उसको तनख्वाह अदा नहीं की, तो उसको हम क्या कहेंगे? सैलरी पेएबल। इसी तरह आपने किसी को एडवर्टीज़मेंट के लिए कहा है कि आप मेरे लिए एडवर्टीज़मेंट कर ले, उस बंदे ने एडवर्टीज़मेंट कर ली लेकिन आपने उसकी अदायगी नहीं की, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्टीज़मेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। या आप पर बिजली का बिल आ गया है, आपने तो बिजली इस्तेमाल किए हैं, सही है, लेकिन उसका बिल अभी बाकी है, तो वो अखराजात जो हुए हो लेकिन उसकी अदायगी बाकी हो, उसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है ये लायबिलिटी होती है, नंबर 1। सही है। नंबर 2 है, किस तरह एंट्री होगी वो आपको एंट्री में बताऊंगा। नंबर 2 प्रीपेड एक्सपेंस। प्री कहते हैं पहले को, प्रीपेड मीन एडवांस में जो खर्चे जिनके लिए आपने अदायगी की हो। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये है कि ख़र्चा अभी नहीं हुआ लेकिन उसकी अदायगी आपने पहले से कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंश्योरेंस आपने
एडवांस में अदा किया, फॉर एग्ज़ाम्पल किराया आपने एडवांस में अदा किया, तो ऐसे ख़र्चे जो फ्यूचर में होंगे लेकिन उसकी अदायगी अभी आपने कर ली, पहले से कर ली, ख़र्चा नहीं हुआ लेकिन उसकी अदायगी पहले से कर ली, तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं और इसको हम करंट एसेट रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, और प्रीपेड एक्सपेंस ये हमारे पास एसेट बन जाते हैं, करंट एसेट। फिर है एक्रूड इनकम। अच्छा, एक्रूड इनकम वो आमदनी है जो आपने कमाई है लेकिन आपको अभी मिली नहीं है। एक्रूड इनकम भी हमारा एसेट होता है। एक्रूड इनकम हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंस भी एसेट और एक्रूड इनकम भी एसेट में आता है। अन इनकम, अन इनकम यानी एक ऐसी आमदनी जो अभी आपने कमाई नहीं है लेकिन उसके पैसे आपने एडवांस में ले लिए। जिस तरह आपने खर्चा एडवांस में अदा किया, इसी तरह आपने कोई सर्विस जो है वो फ्यूचर में करनी है लेकिन वो इनकम, उसके पैसे आपने पहले ले लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रंग साज है, वो आपसे पहले एडवांस में पैसे ले लेता है, सही है, तो वो रंगसाज जो है उसके लिए वो इनकम अन इनकम है। या मैं एक टीचर हूँ, मैं किसी को पढ़ाता हूँ और उससे ट्यूशन की फ़ीस एडवांस में ले लूँ, तो ये मेरे लिए अन इनकम है। अन इनकम जो है ये लायबिलिटी होती है। एंडिंग इन्वेंट्री, देख हम रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं तो रॉ मटेरियल फिर हम इस्तेमाल करते हैं, उससे कुछ चीज़ें हम फ़रोख्त भी कर लेते हैं। जो इन्वेंट्री, जो रॉ मटेरियल, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, वर्क इन प्रोसेस की फॉर्म में हो या फिनिश गुड्स की फॉर्म में हो, जो चीज़ें आपके साथ बच के रह जाती है उसको हम एंडिंग इन्वेंट्री कहते हैं। ये भी आपका करंट एसेट है, सही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट, एक्रूड इनकम करंट एसेट, अन इनकम करंट लायबिलिटी, एंडिंग इन्वेंट्री आपका करंट एसेट है। अच्छा, डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। देख फिक्स एसेट यानी आपकी मशीनरी हो गई या आपके और फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट की वैल्यू में वक्त गुजरने के साथ कमी आती है। उस डिक्रीज इन वैल्यू को हम क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन जो है ये फिक्स एसेट से माइनस होता है, सही है। इन तमाम एडजस्टमेंट के दो असर होंगे, मैं पहले एक रुख बता रहा हूँ। फिर है अलाउंस फॉर बेड डेट। अलाउंस फॉर बेड डेट इसे कहते हैं, देख जब आप कर्ज पर चीज़ें बेचते हो ना तो उससे एक अकाउंट क्रिएट होता है, अकाउंट रिसीवेबल, यानी लोगों के ऊपर आपका कर्ज। अभी उस कर्ज में इस तरह होता है कि कुछ लोग फिर भाग जाते हैं, जिसको हम बेड डेट कहते हैं, वो कर्जा वापस नहीं देते। उसके लिए हम थोड़ा सा अलाउंस रखते हैं। ये अलाउंस फॉर बेड डेट जो है ये हम अकाउंट रिसीवेबल से माइनस करते हैं। और फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है कि कुछ पार्टनर, ये पार्टनरशिप में होता है या जो मालिक होता है उस वो कारोबार से जो सरमाया उसने लगाया होता है, तो वो अपने कैपिटल पर क्या लेता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता है, सही है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये कैपिटल के साथ ऐड होता है और कारोबार में ये क्या? ये एक्सपेंस होता है कारोबार के लिए। इस तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका उलट होता है, सही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये कारोबार के लिए फ़ायदा है, ये ऐड होता है, ये इनकम में क्या होता है? ऐड होता है। ड्राइंग किसे कहते हैं? कारोबार के लिए, पर्सनल ज़ाती इस्तेमाल के लिए जब पैसे निकालते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है ना वो कारोबार के लिए फ़ायदा होता है, इसको हम ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये कारोबार के लिए नुकसान है, ये एक्सपेंस होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ ऐड होता है। ड्राइंग जो है वो माइनस होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कैपिटल के साथ वापस प्लस होता है। तो इसकी डिटेल इधर नीचे भी दी है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, लेकिन इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। हर एडजस्टमेंट के दो असर होंगे, सही है। हर एडजस्टमेंट के कितने असर होंगे? जिस तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है जो मुतल्लिका एक्सपेंस है ये ख़र्चा बन जाएगा, और लायबिलिटी किस तरह, अभी ये सवाल से हम इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, इसके तरीक़ेकार भी आप लोग सीख लें कि इसको एडजस्टमेंट को आप लोग किस तरह सॉल्व करोगे, सही है। आपको सवाल इस तरह मिलेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज 191 पर आप लोग देख लें। देख
अच्छा, सबसे पहले तो आप अभी ट्रायल बैलेंस को पढ़ना सीख लो। ये आपको अभी जो है एक ट्रायल बैलेंस दिया है कि मशीनरी जो है वो 4400 है, ये हमारा फिक्स एसेट है। ये अभी आप लोग जान ले, अच्छा इसको इस तरह पढ़ ले। अच्छा, या आप लोग अगर पेंसिल से इसको इस तरह नोट कर ले तो सही होगा कि मशीनरी जो है ये फिक्स एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, सही है। या बैलेंस शीट के लिए सिर्फ बी लिख ले और इनकम स्टेटमेंट के लिए आई लिख ले। कैश हमारे पास करंट एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमारा करंट एसेट है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाता है। पोस्टर एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाता है। ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, अच्छा एक होता है ऑफिस सप्लाइज और एक होता है ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, दोनों में फ़र्क है। ऑफिस सप्लाइज वो होते हैं जो आपके साथ सप्लाइज यानी ये छोटी मोटी अशिया रह जाती है, और एक्सपेंस वो है जो कि खर्चा हुई होती है। अगर सिर्फ ऑफिस सप्लाइज इन्वेंट्री हो तो ये करंट एसेट होता है, लेकिन अगर ये एक्सपेंस हो तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में बन जाता है। सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, सही है। रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। अकाउंट पेएबल करंट लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाता है। नोट पेएबल करंट लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ये इनकम स्टेटमेंट का पहला आइटम है। कैपिटल ये कैपिटल है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, अभी जो एडजस्टमेंट होता है ना वो ट्रायल बैलेंस से बाहर दिए गए होंगे। एडजस्टमेंट के दो असर होंगे, सही है। और इनकी अगर एंट्री करते हो या डायरेक्ट करते हो, लेकिन बाज़ औक़ात आपसे एंट्री भी मांग लेते हैं, तो हम एंट्री के ज़रिए इसको पहले सीखते हैं और शॉर्टकट एंट्री के बगैर भी मैं आपको तरीका इसके बताता हूँ, लेकिन आप इसकी एंट्री सीख लें। अच्छा, सैलरी एक्रूड बट नॉट रिकॉर्डेड 60 रुपये, यानी सैलरी जो है वो एक्रूड यानी सैलरी हुई है लेकिन उसकी पेमेंट अभी बाकी है। एक्रूड इसी को कहते हैं। अगर ये ना भी लिखते ना तो इस सैलरी एक्रूड का मतलब भी यही है कि सैलरी हुई है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इसके लिए एंट्री हम क्या करेंगे, हम सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए, सैलरी डेबिट और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट। तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ कि एक्रूड सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कि सैलरी एक्सपेंस तो हुआ है लेकिन इसकी अदायगी नहीं हुई तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये यानी एंट्री के बाद आप इसके साथ लिख लें कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन जाता है, और अगर पहले से हो तो उसके साथ ऐड हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये करंट लाइबिलिटी बन जाएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट में। यानी एक एडजस्टमेंट के दो असर होंगे। फिर है एडवर्टीजमेंट पेड इन एडवांस। एडवर्टीजमेंट पेड इन एडवांस यानी इसका मतलब ये है कि आपने एडवर्टीजमेंट जो है, अगर आपकी एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी मौजूद है आपके ट्रायल बैलेंस में, ये 172 रुपये, तो इस 172 में 22 रुपये आपने ऑलरेडी एडवांस अदा किए हैं। यानी एडवांस का मतलब ये है कि वो इन 22 रुपये का ताल्लुक इस साल से नहीं है। तो इसके लिए आप क्या एंट्री पास करोगे, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट डेबिट और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्रेडिट, सही है। और अगर ये इधर ना होती ना तो फिर हम ये एंट्री करते कि प्रीपेड एडवर्टीजमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, लेकिन अगर इधर पर है तो एंट्री यही होगी सॉरी, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट डेबिट करोगे और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्रेडिट करोगे, सही है। प्रीपेड एडवर्टीजमेंट जो है ये एंट्री दोबारा सुन ले कि एडवर्टीजमेंट पेड इन एडवांस 22 रुपये। इसका मतलब ये है कि ये जो 172 रुपये है इसमें 22 रुपये वो अगले साल के हैं, यानी पहले से हमने एडवांस में हमने अदा किए हैं। तो इसकी एंट्री आप क्या करोगे, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट डेबिट करोगे और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्रेडिट, यानी ये वाला एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है ये क्रेडिट हो जाएगा, सही है। अच्छा, जिस इसकी दूसरी किस्म वो मैं बता रहा था लेकिन वो अभी फ़िलहाल नहीं बताते, कंफ्यूज हो जाओगे, वो जब आएगा तो बता देंगे कि जब ट्रायल बैलेंस में ना दिया हो तो फिर क्या करेंगे, सही है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है ये करंट एसेट बन जाएगा बैलेंस शीट में,
और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है ये ऑलरेडी मौजूद है, तो ये चूँकि इधर क्रेडिट हुआ है तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस से माइनस हो जाएगा। जब एक्सपेंस डेबिट से क्रेडिट आ जाए ना तो ये माइनस होता है इनकम स्टेटमेंट में। सही है, ये याद करना है। अच्छा, फिर है लास्ट, इंश्योरेंस स्टिल अनएक्सपायर्ड 120 रुपीज़। इंश्योरेंस स्टिल अनएक्सपायर्ड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको जो ये प्रीपेड इंश्योरेंस दिया था, ये तो आपने प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा था, लेकिन इस प्रीपेड इंश्योरेंस इसका मतलब ये है कि आपने 1-2-3 महीने पहले ये दिया था 340 फॉर एग्जांपल, तो इसमें तो कुछ महीने एक्सपायर हो गए ना और कुछ बाकी है। तो जो बाकी है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनएक्सपायर प्रीपेड इंश्योरेंस। उसको हम क्या कहते हैं? अनएक्सपायर प्रीपेड इंश्योरेंस। जो भी प्रीपेड एक्सपेंस अनएक्सपायर हो तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे? वो मुतल्लिका ये नहीं देख, इसके लिए आप कैलकुलेशन करोगे कि आपका प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 340 रुपये है। सही, इसमें से अभी जो अनएक्सपायर यानी जो अभी भी जो प्रीपेड है वो 120 रुपये है। तो मतलब ये है कि इसमें से बाकी एक्सपायर हो गए। बाकी क्या हो गए? मतलब वो खर्चा हो गया। कितना खर्चा? तो 340 से 120 माइनस कर ले, कितना बनता है? 220। यानी 220 जो है ये एक्सपायर हो गए। एक्सपायर मीन कि ये खर्चा हो गया। तो जो एक्सपायर हो गए आप उसके लिए एंट्री करोगे। किस तरह एंट्री करोगे? इंश्योरेंस एक्सपेंस ब्रैकेट में खैर आप लोग लिख ले एक्सपायर। क्या? इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्सपायर डेबिट कर लोगे और प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट कर लोगे। सही है, ये इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो है ये बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस से माइनस हो जाएगा। सही है, तो अभी देख हम इसका इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। पहले इधर से शुरू करोगे, जिस पर एडजस्टमेंट हो तो उसके साथ स्टार लगा लो। सही है, स्टार इसलिए क्योंकि उसके साथ हम एडजस्टमेंट करेंगे। 3 चीज़ों पर एडजस्टमेंट है, एक सैलरी पर है, दूसरा एडवर्टाइजमेंट पर है और तीसरा इंश्योरेंस स्टिल अनएक्सपायर। तो देख इसमें सैलरी भी है तो मैं सैलरी के साथ देख इधर स्टार सा लगा लेता हूँ। दूसरा एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट पर भी है, एडवर्टाइजमेंट पर भी मैं स्टार लगा लेता हूँ। और तीसरा इंश्योरेंस पर है। सही है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो इन तीनों के साथ एडजस्टमेंट है, मैंने इसके साथ स्टार लगा लिया। आप लोग भी इसी तरह कर ले। देख ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार। ये स्टार इसलिए क्योंकि ये जब बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में आएंगे तो उसके लिए हम इसके साथ ये एडजस्टमेंट भी करेंगे। अच्छा देख मैंने आपको कहा ना कि रेवेन्यू फ्रॉम द सर्विस ये आपका पहला आइटम है, तो हम इनकम स्टेटमेंट शुरू करते हैं। देखिए आपका इनकम स्टेटमेंट है, नाम भी लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज ये आ गया 2810। सही है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देख यहाँ पर जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना, एक ये है, 1 2 3 4 और 5। सही है, पहला कौन सा है? 5 ये हुए और एडजस्टमेंट में भी है। सही, देख ऑपरेटिंग एक्सपेंस इधर भी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से माइनस भी होगा। अच्छा आप इधर से शुरू कर ले कि आपके साथ पहला एक्सपेंस कौन सा आ रहा है। देख मैं इधर से शुरू करता हूँ, किताब की तरतीब से नहीं जाता, इधर से शुरू करता हूँ। देख ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ रहा है ये वाला, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस। तो मैं सबसे इधर तो उन लोगों ने इंश्योरेंस लिखा है, खैर आप लोग पहले एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस लिख ले 172, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ दे, क्योंकि इधर मैंने लिखा था कि एडवर्टीज़मेंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में माइनस होगा, तो आप माइनस कर लोगे क्या ये अमाउंट जो इधर क्रेडिट हुआ है, और इसके लिख लो कि प्रीपेड एडवर्टीज़मेंट या पेड इन एडवांस 22 रुपीज़, तो 22 रुपीज़ इससे माइनस हो जाएगा। ये पहली आपकी एडजस्टमेंट हो गई, और इसका जवाब बाहर लिख लो। इसका जवाब क्या कर लो? बाहर लिख ले। दोबारा देख ले कि पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस इधर एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस आ रहा है ना, ये वाला एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस, ये वाला। तो आप लोग एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस लिख ले,
और इधर जो ये वाला जो एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट जो है इधर मैंने लिखा था कि ऑपरेटिंग से माइनस होगा, तो माइनस कर ले प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। सही है, तो आप लोग कर ले कि ये देख, ये इसकी एंट्री मैंने कर ली और इसको काट ले, देख कि ये मैंने पेंसिल से जो एंट्री आप कर लो ना, तो इसको इस तरह काट लो कि ये एंट्री मैंने कर ली, देख ये मैंने काट लिया इस तरह। सही है, पेंसिल से ये इधर से ये मैंने काटा और एंट्री से देख ये मैंने काटा। ये जब काट लेते हैं ना तो ये आपको पता है कि ये हो गई बस। सही है। अच्छा, फिर दूसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है, देख, सॉरी मैंने तो प्रीपेड काट दिया, एडवर्टाइजमेंट आप काट लें। सही, ये प्रीपेड भी रहता है। पोस्टल एक्सपेंस, तो पोस्टल पर नहीं है तो पोस्टल एक्सपेंस डायरेक्ट लिख लो, 140 रुपये बाहर। फिर ऑफिस सप्लाइज, ऑफिस सप्लाइज पे नहीं है तो ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस इसको भी इधर बाहर लिख लो। फिर सैलरी एक्सपेंस, सैलरी पर अभी है तो देख सैलरी एक्सपेंस मैंने लिख लिया, इसको अंदर लिखोगे। इस पर देख मैंने इधर लिखा था कि सैलरी एक्सपेंस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन जाएगा, तो इसको भी मैं काट लूँ और इसके साथ ये ऐड कर लूँगी। सही है, और इधर से भी इसको काट लें, इधर से भी काट ले और इधर से भी काट ले। सही है। रेंट एक्सपेंस पर एडजस्टमेंट नहीं है तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डायरेक्ट आप बाहर लिख लें। सही है। फिर एडजस्टमेंट में आ जाए कि एडजस्टमेंट में क्या रह गया है, देख इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये चीज़ रह गई है कि देख ये इंश्योरेंस एक्सपेंस को आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे इनकम बनाओगे। तो इन लोगों ने तो देख इधर पहले बनाया कि इंश्योरेंस एक्सपेंस ऑलरेडी भी पहले था 340 रुपये और उससे अनएक्सपायर 120 माइनस कर लिया, तो आपका एक्सपायर कितना बन जाएगा 220। आप लोग इस तरह ना कर ले, इधर देख इधर इंश्योरेंस एक्सपेंस लिखा है ना एक्सपायर, ये आप लोग बस सिर्फ इस तरह लिख ले कि इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्सपायर और 220 रुपये डायरेक्ट बाहर लिख ले। सही, इस तरह ये माइनस वगैरह ये ना कर ले। सही है, क्योंकि देख इधर वो तरतीब से मैं आ रहा हूँ ना, तो ये आपने क्रॉस कर लिया। अच्छा, तो इनकम स्टेटमेंट तो आपका बन गया। बैलेंस शीट की तरफ आ जाए जो चीज़ें। अच्छा, बैलेंस शीट में देख आपके पास करंट एसेट कितने हैं, करंट एसेट कैश है और करंट एसेट आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस है और अकाउंट रिसीवेबल है। तो देख इधर कैश, अकाउंट रिसीवेबल और प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ये प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कहाँ से आ गई, ये एडजस्टमेंट से आ गई। देख एडजस्टमेंट में मैंने इधर लिखा है देख ये वाला प्रीपेड एडवर्टीजमेंट और करंट एसेट और बैलेंस शीट जितने भी देख इधर करंट एसेट इधर हो या इधर, आपने सारे करंट एसेट इकट्ठे करने हैं तो आपके पास ये सारे करंट एसेट आ गए। फिर फिक्स एसेट में आपके साथ कौन कौन सी चीज़ें, आप जो चीज़ रिकॉर्ड करते हो ना उसको इस तरह लाइन लगाते जाए। फिक्स एसेट आपके साथ मशीनरी है। सही है, ये देख ये चीज़ें जो हैं इस तरह क्रॉस कर ली। और फर्नीचर है, लेकिन अच्छा फर्नीचर पर भी कोई वो नहीं है। फिक्स एसेट एक फर्नीचर हुआ और फिक्स एसेट एक मशीनरी हुआ, दो हुए तो दो ही हैं, तो दो मैंने देख इधर रिकॉर्ड कर लिए। फिक्स एसेट में एक फर्नीचर और एक मशीनरी और दोनों मैंने टोटल किए, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो आपका करंट एसेट और फिक्स एसेट टोटल कितना बना 5202। अभी आ जाए करंट लायबिलिटी पर, तो देख आपके पास एक करंट लायबिलिटी, दूसरी करंट लायबिलिटी और एडजस्टमेंट में ये तीसरी करंट लायबिलिटी। सही है, और ये तो प्रीपेड से माइनस होगा। सही है। अच्छा, प्रीपेड इन लोगों ने गलत किया है, ये मैं आपको करवाता हूँ। पहले ये देख ये करंट लायबिलिटी सारी इधर रिकॉर्ड कर ली, अकाउंट पेएबल, नोट पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तीनों ऐड हो गई। सही है। कैपिटल जो है 1970 था और इसके साथ नेट इनकम ऐड कर लोगे तो ये आपके साथ आ जाएगा। अच्छा, जो चीज़ इन लोगों ने गलत की थी ना वो प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस आपके साथ पहले कितना था, प्रीपेड इंश्योरेंस आपके पास 340 था, तो आप लोग इस तरह करोगे कि ये 340 पहले था और इससे माइनस 220 जो एक्सपायर हो गया है तो ये 120 बनता है। ये इस तरह आप लोगों ने करना। सही है, बस इस पर प्रैक्टिस कर ले। फिर एक्रूड इनकम के लिए जो है उसके अलग एडजस्टमेंट होगी, उसके लिए ये वाला इलस्ट्रेशन करवाऊँगा।
ये थोड़े टेक्निकल हैं, इस पर थोड़ा सा आप लोगों ने टाइम देना होगा और थोड़ा ध्यान भी इसको देना होगा। सही है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 में पढ़ा लेता हूँ, या ये नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि ये 25 मिनट की वीडियो हो गई, फिर ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। सही है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर लें और उसमें आप लोग ये सीख लेंगे। चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें।